अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, आप सबको जुम्मा मुबारक और उम्मीद करते हैं कि आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। और मौसम के हवाले से एक छोटी सी अपडेट है जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे महकमा मौसमियात की जानिब से। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक ये कहा गया था कि मानसून सीज़न का जो एक और स्पेल है वो हम देखेंगे। बारिशों का सिलसिला अभी शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। तो प्रोग्राम में आगे चलकर मौसम को मजीद भी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पीडीएम हुकूमत अपने इख्तिताम की जानिब गामजन। महंगाई और बेरोजगारी में कमी, IMF की खुशखबरी। PTI का आखिरी किला भी फतह। 90 साला सऊदी दूल्हे ने तहलका मचा दिया। और PSG ट्रैफिक वार्डन भी होगा आज के शो का हिस्सा। तो नाज़रीन, आखिरकार ऐलान हो गया है कि अगस्त के महीने में मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ अपने खिताब में फिर इस बात को दोहराया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमने बिछाई बारूदी सुरंगें साफ़ की हैं। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा हमने साफ़ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग हमने बुझाई। इस अरसे में हमने सियासत नहीं की बल्कि हमने रियासत की हिफाजत की। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इलेक्शन से कबल सियासी जमातों की जो सरगर्मियां होती हैं अभी भी उनमें जान पड़ती दिखाई नहीं दे रही। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अगर बात करें तो इंतखाबी इस्लाहात में सियासी जमातों पर पाबंदी को एजेंडे से निकाल दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये बता रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात का 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। जिन निकात पर इतफाक नहीं था अब उन पर भी इतफाक हो चुका है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। हाजी गिलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक से है। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और ये दोनों हजरात अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं। जबकि सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ये कह रहे हैं कि अवाम फितने और फसाद की सियासत से बदजन हो चुके, अब मुल्क को संवारना होगा। चेयरमैन PTI की बात करें तो उनके खिलाफ गैर शरई निकाह के केस को काबिल समाअत करार दे दिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते 2 अहम केसेस की समाअत भी होगी। एक केस है सिविलियन के फौजी अदालतों से ट्रायल के मुतालिक और दूसरा अदालती इस्लाहाती बिल है जिसकी समाअत भी आइंदा आने वाले हफ्ते में होगी। दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर का ये कहना है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। ये बहुत ही अहम बयान है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि अगस्त में हुकूमत ख़त्म हो रही है, तमाम मामला जो है निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। अब सूरत हाल तो काफ़ी वाज़ेह हो चुकी है। जी, पहले भी इतनी ज़्यादा वेग नहीं थी, वाज़ेह थी। और ये था कि इस असम्बली का जो टाइम पीरियड है वो 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब ख़त्म हो जाएगा। उसको उन्होंने कंफर्म किया है। उन्होंने 2 बातें की हैं। एक तो कि हमारी हुकूमत का जो टाइम है पूरा हो रहा है वो 13 अगस्त को 14 अगस्त को। असम्बली का नहीं कहा उन्होंने असम्बली का, इसका मतलब ये है कि अंडर करंट कुछ ऐसा है कि असम्बली वक्त से पहले तोड़ी जाएगी 8 तारीख को या 10 तारीख को, ताकि फिर 3 महीने का टाइम पीरियड मिल जाए कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए। और एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि अब इंतखाबात की तारीख हाल ही इलेक्शन कमीशन देगा। अब वो प्रेसिडेंट से कोई मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट उसे शायद फैसला दे पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 मई का था, उस पर अमल नहीं हो पाया। अमल यूँ नहीं हो पाया कि गालिबन उसमें कोई खामी थी फैसले के अंदर। बहरहाल ये अभी ज़ेर समाअत है, इस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये कि असम्बली भी शायद वक्त से पहले टूट जाए ताकि 90 डेज का जो पीरियड है जी कंपेनिंग का वो मिल जाए। और अगर असम्बली टूटती है 13 अगस्त को दरमियानी शब को तो फिर 2 महीने का टाइम होगा। लेकिन मेरा ख्याल है नवंबर में इंतखाबात होंगे अगर हुए। ये जुमला नोट कर लीजिएगा, अगर हुए तो। अगर हुए। लेकिन बेग साहब, हम ये देख रहे हैं कि जब भी इंतखाबात की बात होती है, इंतखाबात का वक्त करीब जैसे जैसे आता है तो एक रौनक मेला शुरू हो जाता था। कोई अपोजिशन में जा रहा है, कोई हुकूमत की तरफ जा रहा है, कोई जमात अपनी तब्दील कर रहा है, तो वो अब हम देख रहे हैं कि वो हलचल हमें नहीं दिखाई दे रही। या तो सबको पता है कि कौन अपोजिशन में होगा, कौन हुकूमत में होगा।
हाँ ये भी है, बहुत क्लियर कट शवबंदी हो चुकी है। लेकिन मेरा ख्याल है जो रौनक मेले की आप बात कर रहे हैं ये असेंबलियों के टूटने के बाद होगा। अब राजा रियाज साहब कहाँ जाते हैं ये आपको अंदाजा हो जाएगा कुछ दिनों बाद। और परवेज खटक साहब की लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, कमाल किया उस आदमी ने, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना नारे लगाए और उसको पार्टी ही निकाल दिया। वो तो बड़े धड़क्के से कह सकता है कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मुझे पार्टी निकाला। अभी नहीं पॉलिटिक्स होने वाली है सुबह सरहद के अंदर, केपी के अंदर सॉरी, और वो बड़े मजे की पॉलिटिक्स होगी। पंजाब की पॉलिटिक्स भी बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ पीपल्स पार्टी इतना थोड़ा सा होल्ड चाहती है, ज़्यादा नहीं चाहती, थोड़ा सा होल्ड चाहती है, शायद मिल भी जाए उसको। और केपी में मुकाबला बहुत शानदार होगा। मेरा ख्याल ये है कि जेयूआई फुल मोड में, जेयूआई का टकराव एएनपी से भी होना है, पीटीआई से भी होना है और बाज़ जगह पर पीपल्स पार्टी से भी होना है। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी हम ये देख रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि हुकूमत 8 अगस्त को ख़त्म हो, लेकिन फिर पीडीएम ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। तो ये जो चंद दिनों का फ़र्क है, इसके अंदर क्या बात छुपी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में कोई 8 और 10 2 तारीखें हैं। एक 8 मेरी जो इत्तला के मुताबिक 8 तारीख दी है पीपल्स पार्टी ने और 10 या 11 की तारीख जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। 3 दिन का फ़र्क है, लेकिन न्यूक्लियस कहते हैं ना, जौहरी तादाद, जौहरी वक़्त, वो उसमें ज़्यादा नहीं है इतना बड़ा। ये मखदूम शाह महमूद साहब जो हैं वो कहते रहते हैं कि फ़लाँ का में इख्तलाफ हो गया, फ़लाँ में इख्तलाफ हो गया। वो अपनी पार्टी की तरफ देखें, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में ऐसा कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। वो मेरा ख्याल है आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो लोग खुद पेश कर रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि मतलब केपी के गवर्नर के बारे में जो सूरत-ए-हाल बन रही है वो तो बहुत संगीन है ना। फजल रहमान साहब डिफेंस पे चले गए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एएनपी सब खिलाफ हो गए गवर्नर साहब के, और बड़े मसाइल हैं वहाँ। ठीक है। अच्छा बेग साहब, बहुत से वीलॉगर्स हम देख रहे हैं कि पहले जब वो अपने वीलॉग्स करते रहे तो उसमें यही बात वो करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो गेम पलट देंगे और कुछ ही देर बाद वही हुकूमत में होंगे, 1 महीने में, 2 महीने में। लेकिन अब जो वीलॉग्स बन रहे हैं, जो डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं, हर 3 से 4 घंटे बाद जो अपडेट सामने आती है वो यही है कि अभी पीटीआई चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दोपहर को कर लिया जाएगा, सुबह कर लिया जाएगा। यार मैं वीलॉग का कायल नहीं हूँ, क्योंकि वीलॉग खबर नहीं होते, वीलॉग ख्वाहिशात होते हैं, बड़े ख्वाहिशात होते हैं। बाज़ औक़ात वीलॉग लाइक्स गेट करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है। अब देखिए ना, आर्मी चीफ के कत्ल का जो एक सो कॉल्ड मैसेज था जो चला है 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू का, वो क्या था? वो यही था ना कि आपको ज़्यादा लाइक मिले, ज़्यादा आपकी आमदनी हो। इसी तरह पाकिस्तान में वीलॉग जो हर घंटे बाद बदलते हैं, इसका मतलब है उस आदमी के पास खबर नहीं है। उस आदमी के पास उसको कुछ सुनी सुनाई बातें लाता है, पकड़ता है, प्रेस क्लब जाता है या कहीं और जाता है, वहाँ से जिसने कुछ कान में कहा वो ला के उसने वीलॉग कर दे। वीलॉग क्या? वीलॉग एक ओपिनियन होता है जो सॉलिड होता है जी। वो खबर नहीं होती, वो खबर बदलती नहीं है। ये नहीं होता क्या धमाका हो गया, धमाके में 6 मर गए, 6 से 8, 8 से 10, इस तरह नहीं होता है। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं उनकी कोई मेरे नज़दीक सिवाय से अहमियत नहीं है कि वो लाइक्स चाहते हैं और वो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है। अच्छा बेग साहब, अब जो सारी सियासी गेम है वो निगरान हुकूमत के क़याम पर होगी, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा ये भी देखना है। तो आपको क्या लगता है, निगरान वज़ीर आज़म किस पार्टी की तजवीज़ पर आएगा, कौन हो सकता है? बहुत से सहाफ़ियों के नाम भी इसमें शामिल हैं, आपका नाम तो नहीं इस लिस्ट में? देखिए भाई, मैंने तो बहुत पहले मना कर दिया था सरकारी नौकरी से। कई बार मुझे ऑफ़र हुई, बहुत अच्छी ऑफ़र है मुझे हुई, और पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी हुई, उनके ज़माने में भी हुई, और कुछ एक लोगों ने कुछ पीटीआई के ज़माने में भी की। लेकिन मैं नहीं समझता कि सहाफ़ी को सरकारी होना चाहिए, दरबारी होना चाहिए। और मैंने बहुत पब्लिक ओपिनियन है मेरा, छपा हुआ है, लिखा हुआ है, ट्वीट के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, कि अगर कोई जर्नलिस्ट जाता है हुकूमत के अंदर तो फिर वापस आके सहाफ़त ना करे। वो
क्योंकि उस पर स्टैंप लग जाती है कि वो सरकार से आया है, दरबार से आया है वो। और मेरे बहुत से दोस्त कर रहे हैं ऐसा, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन आप जो बात कर रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि पाकिस्तान का असल मसला मुआशी है। पाकिस्तान को बहुत अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ मिला है, और एक तो पीटीआई की गवर्नमेंट की मुआहदा शिकनी और दूसरे इसहाक डार साहब की जिद और आना, उन्होंने बड़ा गरक कर दिया हमारी इकनॉमी का, वरना हम बहुत स्टेबल होते, हम बहुत बेहतर पोजीशन में होते। अब जो आएगा निगरान वजीर आज़म, मेरा ख्याल है या तो वो इकनॉमी का आदमी होगा, मईशत का आदमी होगा, मास्टर होगा उसका, या वजीर ख़जाना ऐसा होगा जो बहुत तगड़ा होगा और सारे काम वो कर रहा होगा, क्योंकि उसको बेसिकली IMF से, वर्ल्ड बैंक से और तमाम डोनर से बात करना होगी, निपटना होगा। आगे का जो लाइन ऑफ एक्शन है IMF के साथ वो तैयार करना होगा, गारंटीज को पूरा करना होगा, वादे पूरे करने होंगे, और वादे बहुत सख्त हैं, शराइत बहुत सख्त हैं, और उनको पूरा करने के लिए आपको एक वो टीम चाहिए जो इकनॉमी की, तो बहुत से नाम है, ज़्यादा इकनॉमिस्ट हैं, सहाफ़ी को तो मैं मुनासिब समझता भी नहीं इन हालात के अंदर, कि डॉक्टर इशरत भी हो सकते हैं, हफीज शेख 2 बार आ चुके हैं पाकिस्तान, अगर आपको इल्म हो। एक बार जब पीपल्स पार्टी और नून ने फैसला किया था कि हम असेंबलियां तोड़ देंगे बजट पेश करके लास्ट ईयर, और उसके बाद हमको इमरान खान साहब को बता दिया गया था कि असेंबली तोड़ रहे हैं, आप ठंडा हो जाए। इमरान साहब गर्म हो गए कि हम धरना देंगे। जब वो धरने पे निकले तो जाहिर है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने जब धरना दें आप अब बैठे आराम करें, और अब वो आराम कर रहे हैं बहुत मुश्किल में। आपका एक सवाल मेरा ये था कि बहुत हालात क्या हैं, बहुत मुश्किल में, और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तोशा खाना में उनके साथ बड़े वसाइल हैं। निगरान हुकूमत से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी हम देख रहे हैं कुछ अहम फैसले हैं, एक सिविलियन का ट्रायल है और उसका ताल्लुक चेयरमैन PTI से है। तो आप ये समझते हैं कि निगरान सेटअप से पहले चेयरमैन PTI भी गिरफ्तार हो चुके होंगे, कुछ चांसेस हैं? देखिए, लोग तो यही कह रहे हैं कि पहले मदादू कल इमरान खान साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जहाँ से खड़े होंगे मैं वहाँ इंतखाबात में हिस्सा लूँगा, भले जेल में हो। तो उनका शायद ख्याल ये है, बैक ऑफ द माइंड ये है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे उस वक्त तक। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुमकिन है किसी एक आध केस में डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हो जाए और वो इंतखाबात में हिस्सा न ले पाए। लेकिन इवन फील्ड जो है जो मांग रहे हैं नून वाले, वो तो उनको मिल चुकी है ऑलरेडी मिल चुकी है उनको, और अब उनके लिए ज़्यादा कोई मसला नहीं है। शायद वो ये इंतज़ार कर रहे हो सज़ा हो जाए IK को और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए उनकी। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा मांगना है, ज़्यादा तलब करना है। अदालतों में जो फैसला आप कह रहे हैं मुझे फौजी कोर्ट का बड़ा इम्पोर्टेंट केस है ये, लेकिन इस केस का फैसला मेरे ख्याल है कुछ साल पहले हो चुका है। बड़ी बेंच ने फैसला किया था कि आर्मी कोर्ट सिविल बंदे का ट्रायल कर सकती है। 25 का ट्रायल हुआ भी था, और ये इमरान खान साहब का ज़माना था प्राइम मिनिस्टर का जब ये हुआ था। अब मुझे हैरत है कि उन्हीं की तरफ से पिटिशन जाती है कि सिविलियन का ट्रायल आप नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है ये, और ये बहुत तंग करेगा उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर। ठीक है, कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक तरफ तो आप कहें कि जायज़ है और लड़ जाएं आप कोर्ट के अंदर और बनवा लें अपनी बात को, और अब फिर आप कहें कि नाजायज़ है। तो ये तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ये है कि कोर्ट भी पीछे हट रही है इस मामले में। ठीक है। अच्छा बेग साहब, आप ये समझते हैं जो भी हम डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन से निकले हैं, IMF के साथ हमारा जो मुआहदा था वो भी अब कंप्लीट हो चुका है, और अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, UAE की बात करें, वहाँ से भी डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं स्टेट बैंक में। तो निगरान सेटअप से मुताल्लिक कुछ बातें ऐसी भी सुनने को मिल रही हैं कि सेटअप 3 माह वाला नहीं हो सकता, 9 माह या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप कितनी हकीकत देखते हैं? क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो फिर IMF का जो मुआहदा है वो भी असरअंदाज होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बुनियादी तौर से इस बात का कायल हूँ कि जो चीज़ जिस आयन में लिखी हुई है उस तरह होनी चाहिए, उन आयन की खिलाफ वर्जी होगी। असम्बलियाँ तोड़ने के 2 महीने या 3 महीने बाद इंतखाबात हो जाने चाहिए, बाद में 3 महीने में इंतखाबात हो जाने चाहिए, और यही एक रास्ता है। लेकिन बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सी इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई ऐसी
मिड टर्म ऐसे हुकूमत आ सकती है जो बकौल आपके 9 महीने 10 महीने तक चले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी करेंगे ये आइन की कि जो बाद में मुश्किलात पैदा हों। मेरी ख्वाहिश यही है कि ये हुकूमत 3 महीने अपना काम करे, डट के काम करे, इंतखाबात कराए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। और बड़ी पॉइंट बात यह है कि पाकिस्तान ट्रैक पर आना शुरू हुआ है इकनॉमी में, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में, जहां हम एक कहते हैं ना नहीफ उज़्व कमज़ोर बॉडी पार्ट छोड़ गए थे, उसको थोड़ा बहुत टॉनिक वॉनिक मिलना शुरू हुआ है, खड़ा होना, स्टॉक बढ़ रहा है आपका, डॉलर गिर रहा है आपका। ये अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। अवाम के लिए तो जाहिर है इसका कोई अहमियत नहीं है। अवाम के लिए अहमियत तो यह है कि महंगाई कम हो और बेरोजगारी कम हो, इंसाफ मिले उनको, और ये तीनों चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो लेकिन ट्रिकल डाउन ये जब होगा जब ये सस्टेन करेगा। सस्टेन उस वक्त करेगा जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ज़्यादा मौसर होंगी और उनमें कंटिन्यूटी होगी। अगर कंटिन्यूटी नहीं हुई इक़्तिसादी पॉलिसी में, जो आपने कहा जो भी पॉलिसीज अब इस हुकूमत की जानिब से बनाई गई उसको कंटिन्यू भी किया जाए। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार नासिर बेग चौधरी। कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान IMF और दोस्त मुल्कों के भारी कर्जों के दबाव का शिकार होने जा रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है और इससे पहले भी हमारी मईशत कर्जों की मरहून मिन्नत चलती रही है। बहरहाल वज़ीर आज़म का ये कहना दुरुस्त है कि उन्होंने ये कर्जे खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से लिए हैं। इक़्तिसादी महाज पर हालिया कामयाबियाँ पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कास हैं, लेकिन पाकिस्तान को IMF की तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। IMF का ये कहना है कि इस हवाले से रवा माली साल में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने, जबकि बेरोज़गारी 8.5% से कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। IMF ने एक तरफ गर्दिशी कर्जे को रोकने का प्लान भी मंजूर कर लिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया गया तो फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऐसे नहीं थे ना ही कारोबार था, और वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि तरले मिन्नतें करके हमने ये पैसे लिए हैं, ये कर्ज लिया है, जिससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि अब कर्ज तो हमने ले लिया, इसके मुस्बत असरात क्या होंगे, मनफी असरात क्या होंगे? शुक्रिया। देखें, बात यह है कि मुस्बत तो ये हैं कि पाकिस्तान को एक थोड़ा सा रिस्पाइट मिला है, थोड़ा सा सांस लेने का वक्त मिला है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल कर्ज़ों में। कुछ महीने हम और गुजार लेंगे, मगर इसके साथ दूसरा जो हमें फ़ायदा है वो ये है कि सऊदी अरब, चाइना, UAE भी हमें, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक भी हमें अब कर्जे देगा या देने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि IMF ने उनको गारंटीज दे दी हैं। IMF ने खुद 1.2 बिलियन अभी दे दिया हमें, आज 3 पॉइंट समथिंग और देना है। हमारी जो बेस था उसमें IMF के पास, उसको भी बढ़ा दिया गया है इस कर्जे की वजह से। तो मगर उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो ये है कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करके ये कर्जे वापस करने पड़ेंगे। अभी भी बजट का 50% हिस्सा तकरीबन रखा गया है इन कर्जों को वापस करने में। दूसरा ये है कि जो इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिए हैं, 22% पे ले गए हैं IMF के कहने पे, उस पे पाकिस्तान के अंदर कारोबार तो शायद मुश्किल हो जाए। इसी तरह आपका डॉलर जो रेट ओपन मार्केट में IMF के कहने पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वो जब बढ़ेगा तो फिर भी आप जो है फॉरेनर तो शायद इन्वेस्ट कर सके। आपकी रेटिंग भी शायद बेहतर की गई है मूडी ने, मगर जो लोकल इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। टैक्स भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। असल जो इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट अपने आप को छोटा करे।
और अब इलेक्शन शायद होने वाले हैं अगस्त के बाद, वो आ जाएगी इंटरिम गवर्नमेंट, फिर इलेक्शन होंगे। तो फिर नई गवर्नमेंट का देखना ये है कि वो कितनी उनके कितने हाथ बांध दिए हैं इस मुआहदे ने, इस गवर्नमेंट ने, कि वो अब IMF की जो हम इसको स्ट्रेट जैकेट कहते हैं पहना दी है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ना कर सकें। मगर ये बात सही है कि हमें अपना घर भी ठीक करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्दिशी कर्जा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। IMF ने गर्दिशी कर्जे को रोकने का प्लान भी लिया है, ये एक बहुत अच्छी शर्त है। इसको किस तरह से हुकूमत आपको लगता है कि कंट्रोल कर सकती है? देखें, मेरा ये ख्याल है कि IMF की ज़्यादातर शर्तें बहुत अच्छी हैं, शायद हुकूमत के लिए अच्छी ना हो, मगर वो इकॉनमी को एक ख़ास लेवल पे ले जाना चाहती हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है कि हमें अब ये जो बिजली हम बनाते हैं इसकी टेक्नोलॉजी को नया करना पड़ेगा, लाइन लॉसेस ख़त्म करनी पड़ेंगी, बिजली की चोरी ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये जो हमने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं पुराने, जो हमारे सार्फिन के हक़ में नहीं हैं और जिसकी वजह से ये गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट शर्त है जो इकॉनमी को शायद बेहतर करने में मदद दे, अगर हम सीरियस हो जाएं इसको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से सब्ज इनकलाब का एक मंसूबा पेश किया गया है, तो इससे मुराद तो यही है कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और हमें अपनी असल की तरफ ही लौटना होगा, क्योंकि हमें गंदम और कपास की पैदावार को इस हद तक बढ़ाना है कि जो भी हमारा शुमार है वो बरामद कुनिंदगान में तो हो। जी, आई एग्री विद यू। पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये एग्रीकल्चर मुल्क है, मगर एग्रीकल्चर मुल्क तो वो हैं जो 1 एकड़ से 10 गुना ज़्यादा आपसे पैदावार लेते हैं। एग्रीकल्चर मुल्क तो वो हैं जो दूध और पनीर भी एक्सपोर्ट करते हैं, अनाज भी एक्सपोर्ट करते हैं। आप तो अब सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने छोटे किसानों को कहीं मदद ही नहीं दी। ये सिर्फ कैपिटलिस्ट फार्मर्स हैं जिनको शायद हम ग्रीन पाकिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं, जो बहुत ठीक है। फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फूड को भी हम बाहर से मंगवाते रहे, तो जिस तरह हम तेल को मंगवाते हैं, तो हम बिल्कुल हमारी मैशत बैठ जाएगी। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह 70s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे, अभी फिर से हमें अपने जो ट्यूबवेल हैं उनको सोलर पे लेके जाना पड़ेगा। हमें वाटर रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे, हमें बेहतर खाद, हमें स्मॉल फार्मर्स को कोई छोटी टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, हमें वर्टिकल प्रोडक्शन करनी, उससे हमें चीन से बहुत नो हाउ लेनी पड़ेगी। सो काम तो मुश्किल है, मगर हमें बहुत ज़रूरी है कि ये करना। और मैं एग्री करता हूँ आपसे कि जब इस ग्रीन रेवोल्यूशन से ही हम एक अपने जिसको कहते हैं घर को ठीक कर सकते हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ है, जिस तरह से पाकिस्तान ने गैर मुल्की तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए आलमी दारुल हुकूमतों में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की तैनाती का फैसला भी किया है, तो कुछ ऐसे अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत की संजीदा कोशिशों की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको ये जो स्टेप है ये दुरुस्त लग रहा है? इसको पाया तकमील तक किस तरह से पहुँचाया जाए? देखें, बात ये है कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि जो पहले आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले उनको तो फाल कीजिए। आप नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, आपके पास पहले भी तो ट्रेड अटैचीज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मुल्क का ज़र मुबादला से अपने घर बाहर बिठाए हुए हैं, अपनी फैमिलीज बिठाए हुए हैं। उनको तो देखें कि वो क्यों नहीं फाल हो रहे, क्यों नहीं मुल्क के एक्सपोर्ट के लिए वो कुछ कर रहे हैं। आप नए लोग लगा देंगे, उसी किस्म के लोग हैं। जब तक आप कैरेट एंड नहीं देंगे कि जी अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी मरातें बढ़ेंगी और अगर आप कम काम करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, उस वक्त तक आप कितने मर्जी इंस्टीट्यूशन बढ़ा लें, आप उस तक आप कैसे गारंटी करेंगे कि ये नए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या नए डिप्लोमेट्स जो हैं या नए जो ट्रेड अटैचीज़ हैं वो पहलों से बेहतर हैं? तो प्रोसेस तो आपका वही है, उसी मुल्क से लोगों ने जाना है। तो आई थिंक कि पहले इंस्टीट्यूशंस को पहले फाल कीजिए, वाइबल बनाइए, फिर देखिए कि इसमें क्या खराबियां और उनको। दूसरा डॉक्टर साहब, IMF का जो कर्ज प्रोग्राम है, आपको लगता है हम इससे जान छुड़ा पाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि जो मौशी पॉलिसी है उसको भी लॉक करने की जरूरत है कि हर गवर्नमेंट जब आए तो फिर उसमें रद्दोबदल ना किया जाए, उसको चेंज ना किया जाए।
देखें, ये बात तो बहुत दफ़ा होती है कि हाँ माशी पॉलिसी में रद्द-ओ-बदल नहीं होनी चाहिए, मगर आप देखिए कि कहाँ रद्द-ओ-बदल होती है। हर गवर्नमेंट आपकी टेक्सटाइल को मराद देती है, हर गवर्नमेंट जो है वो आपकी रियल इस्टेट को मराद देती है, कोई गवर्नमेंट आपकी एग्रीकल्चर को उस तरीके से अडॉप्ट नहीं करती, एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करती। तो ये कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर सवाल जो हैं वो और किस्म के हैं कि जब तक आप SMEs को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक जो बाहर पाकिस्तानी हैं उनको कोई मराते नहीं देंगे, जब तक आप इस मुल्क के बच्चों को एक फ़नी तालीम नहीं देंगे, आप ये जिसको कहते हैं सुर्खी पाउडर लगा के इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। बट आई एग्री। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी टेक्सटाइल सेक्टर की बात की है, हम बचपन से सिर्फ ये सुनते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो टेक्सटाइल की मद में हैं। तो हम कोई और इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप कर सके? अगर हम इंडिया को देखें तो IT सेक्टर में वो कहाँ निकल गए हैं? टेस्ला वहाँ पर आ रहा है, फिर दीगर जो दूसरी कंपनीज हैं वहां पर जो बाइक्स बनाने की कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। बात यह है जी कि आपके जो हुक्मरान तबका है, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो पॉलिटिशियंस भी हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो काम करना नहीं चाहते। वो इन कर्ज़ों को से या बजट को खुर्द-बुर्द करके अपना घर चलाना चाहते हैं। वो ना तो स्किल्स देना चाहते हैं, क्योंकि नई आप जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसके लिए मशीनें भी चाहिए आपको, उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए और उसके लिए स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए। और ये काम ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स करने को तैयार हैं, ना हमारे पॉलिटिशियंस करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके पैसे बन रहे हैं इस सारे क्राइसिस में। सो आई एग्री आपके साथ कि हम मगर अब ये जो आपने इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया है, शायद इससे हम फॉरेनर आके इन्वेस्टमेंट करके आपका घर ठीक कर दे, क्योंकि आपके घर के लोग जो हैं वो इतनी आसानी से ये चीनी माफिया और ज़मीन माफिया और आटा माफिया से पैसे बना लेते हैं कि उनको वो डिवर्सिफाई करने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब जब तक कंपटीशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि फिर इन कर्जों से हम कभी जान अपनी नहीं छुड़ा पाएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम अपने सेक्टर्स को बेहतर नहीं कर रहे हैं, जो इदारे हमारे लॉसेस में हैं उनको हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा रहे हैं। देखें जी, ये नियत पे है। हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं विल टू डू, जो हमने 75 साल में नहीं देखा। आप देखिए कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो अब 50% से ज़्यादा GDP में हिस्सा देता है, मगर उसमें कोई भी एक्सपोर्टेबल नहीं है। अब IT आके थोड़ी सी एक्सपोर्टेबल हुई है, मगर आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके लॉयर्स, ये सर्विसेज जो आपने हिंदुस्तान की बात की, वो तो इन सर्विसेज से पैसे बना रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज अमेरिका को देते हैं IT के थ्रू। हमने ब्रांडिंग ही नहीं की, हमने कोशिश ही नहीं की कि वो जो यंग लोग हैं, जो बड़े मेहनती भी हैं, बड़े इनोवेटिव भी हैं, हम उनको कोई सपोर्ट बेस प्रोवाइड कर दें। हम पुरानी इंडस्ट्री को ही सपोर्ट। अब आपने टेक्सटाइल और मैंने भी बात की, तो टेक्सटाइल देखें, जिन्होंने बनाई थी वो बड़े प्रोग्रेसिव लोग थे। अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अब शायद मालिक हैं, और सारे उतने एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं जितने वो शुरू के लोग थे। तो बहुत सारी इश्यूज आते हैं, और फिर आपका कंपटीशन चाइना से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है और दुनिया। फिर आप कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, अब आप इंपोर्ट करना शुरू कर दिया आपने उन इलाकों में जहाँ कॉटन होती थी वहाँ गन्ने लगा लिए। तो आपके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो आपके अपने मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वो जो इम्पोर्टेंट बात थी कि हर हुकूमत जो है वो दूसरी हुकूमत की पॉलिसी को कंटिन्यू करें, मगर पॉलिसी तो दे दीजिए। आपके पास ना ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, ना आपके पास एनर्जी पॉलिसी है, ना आपके पास टूरिज्म की पॉलिसी है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। तो पॉलिसियां तो दें, फिर हम देखेंगे कि अगली हुकूमत जो है वो, जब तक इस इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टीज को इकोनॉमिक एजेंडा नहीं देते, हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये कौन से सेक्शन को मरातें देना चाहते हैं, कौन से सेक्शन से मरातें लेना चाहते हैं। टैक्स के ऊपर तो नहीं चलती ना इकोनॉमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त जनूबी एशिया शदीद मौसमी तब्दीलियों की जद में है। कभी सैलाब, कभी तूफ़ान और अब बारिशें इस खित्ते को मुतासर कर रही हैं।
हालिया बारिशों में हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत भी इससे खूब मुतासिर हुआ है। भारत में मानसून बारिशों ने जहां शुमाली रियासतों में तबाही मचा रखी है, तो वहीं भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली भी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर है। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। इन बारिशों के बायस नई दिल्ली की जो जमुना नदी है, वहाँ पर पानी की सतह खतरनाक हद से भी तजावुज़ कर गई है और दरिया में पानी की मज़ीद सतह में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गुज़श्ता रोज़ नई दिल्ली की जमुना नदी ने 45 साला रिकॉर्ड तोड़ा था, जहां पानी की सतह 207.08 मीटर तक रिकॉर्ड की गई थी। ताहम अब यह बताया जा रहा है कि पानी की सतह खतरनाक हद से भी तजावुज़ करते हुए 208.46 मीटर तक पहुंच चुकी है। और माहिरीन इस हवाले से बता रहे हैं कि दिल्ली को तस्लीह की कई और वजूहात भी हैं। नई दिल्ली के वज़ीर आला की जानिब से हरियाणा को दरिया में पानी छोड़ने से मना किया गया था, ताहम रियासत हरियाणा की जानिब से दरिया में मजीद पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से दरिया में पानी खतरनाक लेवल से 3 मीटर तक ऊपर जा चुका है। और शहर में सैलाबी सूरत हाल की वजह से पीने के पानी के प्लांट्स भी बंद हैं और इस वजह से पानी की किल्लत भी हो गई है। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जहां गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। दिल्ली हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल पर तमाम स्कूल समेत जो सरकारी और नीम सरकारी इदारे हैं उनको भी बंद रखने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो शहरियों को महफूज मकामात पर इस वक्त मुंतकिल भी कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन। खेल के मैदान से खबर है, जहां पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की आईसीसी सालाना इजलास में साइडलाइंस मुलाकातें हुई हैं। ज़का अशरफ ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बियर्ड से मुलाकात की और इससे पहले उनकी मुलाकात भारतीय बोर्ड के कर्ता धर्ता जय शाह से हो चुकी है, जिसके बारे में पहले तो खबर ये आई थी कि जय शाह मैच देखने पाकिस्तान आएंगे, लेकिन बाद में जय शाह ने कुछ ज़्यादा सख्ती के साथ ऐसी बातों की तरदीद की है जो कि हमेशा से ही भारत का वतीरा रहा है। बहरहाल पाक भारत क्रिकेट में खुद भारत ने सियासत को शामिल करके आलूदा किया और देखना यह है कि आलूदगी आखिर कब खत्म होगी, आईसीसी इस पर स्टैंड कब लेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो पहला टेस्ट है वो 16 जुलाई से शेड्यूल है और इससे पहले श्रीलंकन टीम को एक धचका लगा है। श्रीलंका के टेस्ट कप्तान जो हैं उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में उनकी शिरकत मशकूक हो चुकी है और दूसरी जानिब जो लाहिरो कुमारा हैं वो भी साइड स्ट्रेन इंजरी के बायस पहले टेस्ट से उनके बाहर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और प्रैक्टिस मैच में हम देख रहे हैं कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तवक्को के बरक्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं। हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी ने, उनसे मजीद बात करेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़का अशरफ से पहले हमने देखा कि नजम सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल पर स्टैंड लिया, जिस पर तनकीद भी थी, एतराज़ भी था ज़का अशरफ साहब की जानिब से कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में इंडिया नहीं आता तो फिर इसी पैटर्न पर अब पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए और हाइब्रिड मॉडल जो है वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ अमूमन देखा गया है, चाहे आप क्रिकेट की बात करें चाहे मैदान सियासत की बात करें, जब आप पावर में होते हैं तब आपका स्टांस कुछ और होता है, जब आप पावर से बाहर होते हैं तब आपका स्टांस कुछ और होता है। तो ये चीज़ हमें नजर आई ज़का अशरफ साहब के उसमें कि ज़का अशरफ साहब जब जिस तरह आपने बात की कि कल तक तनकीद कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल जो है वो डिबेटेबल चीज़ है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन ज़का अशरफ साहब अब खुद चेयरमैन बने हैं तो उसके बाद सवाल ये बनता है क्या आपने उसको एड्रेस किया, उस इशू को एड्रेस किया, आप गए, आपकी जय शाह से मुलाकात हुई, मुलाकात के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारी बातें की जा रही थी कि वर्ल्ड कप में भी बात होगी और बायलैटरल क्रिकेट के ऊपर भी बात होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना बायलैटरल क्रिकेट के ऊपर बात हुई, ना वर्ल्ड कप के ऊपर बात हुई। एशिया कप पर भी जो बात हुई वो वही बातचीत थी जो ऑलरेडी तयशुदा था, जो पहले से एशिया कप तयशुदा था। तो ये हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि ये मुलाकात को हम ये कह सकते हैं जो फारसी में कहते हैं कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन वाली बात है कि आप बैठे, आपने गपशप लगाई और आप आ गए, ऐसा कोई इसमें। और ये सारी बातें जो हैं ये भी पीसीबी की जानिब से ही फैलाई गई हैं, क्योंकि अब वो इस बात की तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बात यही है कि देखें, आप जब एक्चुअल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पीसीबी हो या कोई भी इदारा हो,
उसके मीडिया या इस तरह के जो यहाँ पर भी मीडिया सर्कल्स वगैरह में भी पसंदीदा लोग होते हैं कुछ, ठीक है, कि आपने उनको भी कुछ ना कुछ फीड करना होता है। और ज़का अशरफ साहब के हवाले से ठीक है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले भी चेयरमैन है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि ज़का अशरफ जो दीगर अगर आप चेयरमैन जितने भी आए हैं उनसे कंपेयर करें तो इनको थोड़ा सा, इनको लाइमलाइट में रहने का या एक जो मीडिया में रहने का थोड़ा सा इनको एक क्रेज है इस चीज़ का, और वो समटाइम खुद डायरेक्टली लोगों को कह रहे होते हैं कि आप ये खबर चलाएं और आप ये करें। तो ऐसा लगता है बज़ाहिर ये चीज़ें, और कुछ ज़रा ये बता भी रहे कि ये पीसीबी की तरफ से खुद ये चीज़ें प्लान की गई है, चलवाई गई कि मुलाकात हुई है। क्योंकि देखें अब ज़का अशरफ के पास और कुछ नहीं था, क्योंकि टाइम इतना लिमिटेड था। यहाँ पे जाके आप हाइब्रिड मॉडल को छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे या आप कोई नई चीज़ नहीं कर सकते थे। अब आपने जो पहले दावे कर रखे थे उनको ओवरकम करने के लिए और तो आपके पास कुछ था नहीं, तो आपने फिर ये चीज़ें जो है, देखें बात वहाँ ज़रूर हुई है पाक इंडिया मुलाकात पे, या जो जय शाह साहब से पाकिस्तान आने की एक सरसरी सी बात हुई है, सरसरी सी एक गुफ्तगू हुई है, रस्मन जैसे कह देते हैं। ऐसा कोई बाज़ाब्ता तौर पर दावत देना या बाज़ाब्ता तौर पर आमादा होना, मामला तो फिर बेहतर नहीं हो सके। तो और ये बात भी कन्फर्म है कि जो भारत है वो 2 दहाइयों से पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश में है, तबाह करने की कोशिश में है। तो क्या पाकिस्तान क्या इस पोजीशन में है कि वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सके, किसी हाइब्रिड फार्मूले पर जाए, आईसीसी के साथ मिलकर इस पर कोई स्टांस लिया जाए? देखिए आईसीसी तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ कर सकती है, क्योंकि ये डिसीजन होता है कि वर्ल्ड कप में जाना ना जाना, ये जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है उसका डिसीजन होता है। अब जिस तरह पाकिस्तान ने भी इस मामले को एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाई है, प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी है जिसको बिलावल भुट्टो और दीगर लोग जो सियासी शख्सियात हैं वो देख रही हैं कि आया कि पाकिस्तान के लिए वहाँ सूरत हाल बेहतर है या नहीं। मतलब वो कमेटी इस बात का तयन करेगी, उसके बाद वो फैसला करेगी कि पाकिस्तान जाए या ना जाए। आईसीसी इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोल प्ले कर सकती है। जहां तक अब भारत की बात करें तो भारत 2 दहाइयों से कर रहा है, 2 दहाइयों तक करता रहेगा। भारत का ये वतीरा है कि आपको पता है कि पाकिस्तान फोबिया उसका पुराना मर्ज है, जो कि लाइलाज चीज है। तो वो मतलब जहां उसको जहां मौका मिलेगा वो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत इस वक्त अगर आप बात करते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है क्रिकेट ग्लोबली क्रिकेट में, तो नो डाउट कि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं, क्योंकि अभी कल जो आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल जो अप्रूव हुआ है तो उसमें आपको बताऊं कि अराउंड 40% जो है वो भारत के पास जा रहा है, बाकी मिल मिला के तमाम ममालिक के पास जाएगा। तो मतलब भारत का और एक जो एक ग्लोबल मोनोपोली उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, श्रीलंका का जो दौरा है पाकिस्तानी टीम का, उस पर बात कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है श्रीलंकन टीम को, कुछ इंजरीज उनकी प्लेयर्स की हो गई हैं, साथ ही साथ जो शाहीन हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। देखिए नो डाउट कि अगर आप ऑन पेपर देखते हैं, अगर श्रीलंका की पूरी टीम भी होती है, अगर ये इंजरीज के इशू नहीं भी होते, कल उन्होंने टेस्ट टीम का ऐलान भी कर दिया, अगर जो भी उनकी टीम होती है तो पाकिस्तान ऑन पेपर बहुत बेहतर है श्रीलंका से। अगर हम देखें पाकिस्तान की, आप अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देख लें या जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन देख लें, क्योंकि श्रीलंका का जो एक प्राइम टाइम था, अब वो एक अरसे से उसके बाद स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि वो जब से महिला जयवर्धने, संगाकारा, दिलशान वगैरह गए उसके बाद स्ट्रगल करते आ रहे हैं, अभी तक पूरी तरह सबल नहीं पाए। बिलाशुबा के इस दौरान श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया भी है होम ग्राउंड पे, लेकिन वहां बहुत सारे फैक्टर्स से, कुछ पाकिस्तान का अपना जो एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर है पाकिस्तान टीम की, वो आड़े आ जाती है कि पाकिस्तान जिस तरह हारा था लास्ट टाइम वहां पे। तो कहने का मतलब ये कि आप अगर स्टैंडिंग देखते हैं तो पाकिस्तान की बेहतर है, स्पेशली पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइन है। हाँ, श्रीलंकन कंडीशंस में एक चीज आपके लिए जो परेशान कुन हो सकती है, श्रीलंका के स्पिनर्स। होम कंडीशंस में श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा चैलेंजिंग। हमारा स्पिनिंग अटैक बेहतर हो नहीं पा रहा उस तरह से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, माजी के जिन प्लेयर्स की हम मिसाल देते हैं, बेहतरी की गुंजाइश है। आपके पास ठीक है, अभी जैसे हम 2 रोजा मैच भी देखते हैं, इसमें ज्यादा आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। नो डाउट के अबरार ने या दीगर बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी स्पिन जो आपकी बॉलिंग है इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। एक बड़ी चीज जो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि एक मुल्क जिसके पास सईद अजमल जैसा स्पिनर रहा हो, जिसके पास सकलैन मुश्ताक रहा हो ऑफ स्पिनर यानी, तो आपके पास कोई एक उस कैलिबर का, ठीक है वो तो एक बहुत बड़ा कैलिबर हो जाता है, उसके करीब आपको कोई ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा, जो कि टेस्ट क्रिकेट में आजकल बड़ी वाइटल चीज होती है कि ठीक है आपके पास स्पिनर्स है
लेकिन उस तरह स्ट्राइक बॉलर्स हमें नजर नहीं आ रहे कि जिनकी परफॉर्मेंस में एज विकेट टेकर जो है कंसिस्टेंसी नजर आए। और साथ ही साथ टेस्ट मैचेस जो हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो हमें बड़ी कम मिल रही हैं। हमें जो अपनी टेस्ट क्रिकेट है उसको मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं अब शायद वो आदी होते जा रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट खेलने के। एक्चुअल में देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये दुनिया, ठीक है पाकिस्तान एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज थोड़ा पीछे है टेस्ट क्रिकेट की तादाद में, लेकिन आप देखें पूरी दुनिया में उसकी एक बड़ी वजह है कि अब क्रिकेट में कमर्शियलिज्म ज्यादा आ चुका है। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो भी कमर्शियल जहां पे भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है शॉर्ट फॉर्मेट को, क्योंकि T20 क्रिकेट जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा खेली जा रही है। आप देखें कि टेस्ट तो फिर अभी भी सस्टेन कर रहा है, वनडे क्रिकेट जो है वो दाव पे लगी हुई है। इवन के MCC जो क्रिकेट की समझ कानून साजी करती है जो बॉडी, उसने ये तजवीज़ दी है कि आप वनडे क्रिकेट को महदूद करें। तो हो सकता है कि अनकरीब हम ये देखें कि उसने कहा कि सिर्फ वर्ल्ड कप से 1 साल पहले तक आप शुरू करें साइकिल और वर्ल्ड कप तक उसको जारी रखें बायलैटरल वनडे क्रिकेट को। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि, और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट की निस्बत जो है वो कम खेली जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि जो कमर्शियल वैल्यूज हैं और जो एक टाइम फैक्टर है, इसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट उससे लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब हम एशेज सीरीज का जिक्र करते हैं तो फिर जो लोगों का रुझान है या जो लोग जिस तरह से उसको शौक से देखते हैं, शायद एशेज ने अभी जो टेस्ट सीरीज की एक जान है उसको बरकरार रखा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल ये कहना गलत नहीं है कि एशेज एक टेस्ट क्रिकेट का हुस्न है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि उसका एशेज का एक, क्योंकि आप एशेज को समझे सिर्फ वो मुकाबला नहीं है, एक ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशनल क्रिकेट है जो कि चलती आ रही है जब से क्रिकेट है उस वक्त से एशेज चलती आ रही है। तो नो डाउट कि उसकी वजह से क्रिकेट का इसमें एक थोड़ा सा हम ये भी कहेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया की टेस्ट क्रिकेट जो है वो भी काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रही है, चाहे हम जितना भी इख्तिलाफ करें या जो भी एक इंडिया के हवाले से, लेकिन इंडिया भी एक रेगुलर बेसिस पे जो है टेस्ट क्रिकेट को फिर भी बैलेंस में है। इंडिया की टेस्ट उसके अलावा जितनी कंट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, दीगर एशियन कंट्रीज की बात करें, इवन इंग्लैंड भी अगर आप एशेज से हटकर देखते हैं तो उस तरह आप टेस्ट क्रिकेट हमें नजर नहीं आ रही है। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि T20 क्रिकेट का फरोग जो है ज्यादा हो गया। इस वक्त जो जरूरत है ICC के लिए वो ये है कि जो तीनों फॉर्मेट्स हैं इनमें बैलेंस लाना होगा आपको, इनको थोड़ा सा बैलेंस, ठीक है आप T20 क्रिकेट ज्यादा करें, लेकिन इसका ये नहीं है कि आप दीगर फॉर्मेट्स को जो है वो नजरअंदाज कर दें या दीगर फॉर्मेट्स जो है वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले जाएं। ठीक है। अच्छा, जब श्रीलंका के साथ पाकिस्तानी सीरीज होने जा रही है, शॉर्ट कमेंट में आपका चाहूंगा कि ऑन पेपर जिस तरह से आपने तो बताया कि पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर है, तो यही जो कॉम्बिनेशन होगा फिर हम देखेंगे कि आगे एशिया कप में भी इसको लेके जाया जा सकता है, कुछ चेंजेस तो आएंगे। ये जो श्रीलंका से सीरीज है टेस्ट सीरीज है, एशिया कप जो होगा वो वनडे फॉर्मेट में होगा, तो दोनों मतलब एक डिफरेंट क्रिकेट है थोड़ी, मतलब ऑलमोस्ट तो टीम वही होती है, चंद एक तब्दीलियां होती हैं, उसके बाद आप जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास सलमान खेलेंगे या सऊद शकील खेलेंगे तो प्रोबेबली के वनडे में आपके पास वो नहीं होंगे, इसी तरह कुछ और चेंजेस होंगी। तो ये कि ऑलमोस्ट प्लेयर्स यही होंगे आपके जो टेस्ट सीरीज में खेलेंगे, लेकिन जाहिर है एशिया कप एक वनडे फॉर्मेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हमने देखा कि सुना तो आपने होगा कि दिल होना चाहिए जवां उमरा विच की रखिया, तो इसका जो अमली मुजाहरा है वो हमने देखा है सऊदी अरब में, जहां एक 90 साल एक मौमर तरीन बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये सच कर दिखाया है। इस सऊदी शख्स का नाम नासिर बिन वहीम बिन वहकल मुर्शदी अल अरबी है और उनकी उम्र 90 साल है और ये 90 साल की उम्र में 5वीं शादी कर चुके हैं और अपनी 5वीं शादी की बदौलत ही ये दुनिया भर में सोशल मीडिया से मशहूर हो चुके हैं। वहीम के जो पोते हैं उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा कि मेरे दादा को ये शादी मुबारक हो, ये शादी उनके लिए खुशहाली और औलाद लाए। जबकि वहीम अल अरबी ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनका ये कहना था कि शादी की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए ही मैं शादी कर रहा हूँ, इससे दीन इस्लाम, शौहर, बीवी, असहाब और अजीज़ों की हिफाजत होती है। और उनसे जब ये सवाल किया गया कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो आज शादी नहीं करना चाहते, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, तो उनका यही कहना था कि सुन्नत रसूल है। एंकर की जानिब से ये सवाल जब पूछा गया तो उनका ये कहना था कि सऊदी बुजुर्ग शहरी ये कहते दिखाई दिए कि वो दूसरी तीसरी शादी भी करना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं शादी से इनकार करने वाले जो नौजवान हैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो अपने दीन और दुनिया की अगर हिफाजत चाहते हैं तो फिर उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि वो जो बुढ़ापा है वो शादी से नहीं रोकता। उनके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, एक बेटा उनका फौत हो गया है, लेकिन
उनका ये कहना है कि मेरे बच्चों के भी अब बच्चे मौजूद हैं और मैं ख़ुद भी अभी भी अपने मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश भी रखता हूं। तो काफ़ी वायरल हो रही है इनकी ये स्टोरी। सोशल मीडिया की ये जो पोस्ट थी इस पर बहुत से लोगों के हमने कमेंट्स देखा। अरब मीडिया में इस वक्त ये छाए हुए हैं, हर तरफ से इनके जो इंटरव्यू हैं वो किए जा रहे हैं, काफ़ी इस वक्त मंजरनामे पर मौजूद हैं, आलमी मीडिया पर भी। एक और हमारे साथ खबर है भारत से, जहां शादी के रोज़ बालों से महरूम विग पहनकर दुल्हन लेने पहुंचा, लेकिन उसकी हकीकत वहां पर खुल गई और हकीकत पता चलने पर जो लड़की के घर वाले हैं उसने उनकी दुर्गत बना डाली। वायरल वीडियो आप देख रहे हैं न्यू की स्क्रीन पर, जहां भारतीय बिहार के गाँव की वीडियो है जिसमें दूल्हे के गंजे होने के इंकशाफ के बाद दुल्हन के घर वाले दूल्हे की पिटाई करते उसे देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जब अजीज़ो अकारिब पहुँचे हैं बारात लिए, तो दूल्हे के सर पर बाल नहीं थे, जिसे दुल्हन के घर वालों से छुपाने के लिए एक विग का सहारा लिया गया था, उसका इंतखाब किया गया था। तो शादी की तकरीब के दौरान ही लड़की के घर वालों को शक हुआ, जिस तरह के इनके बाल नहीं हैं, तो फिर उसके बाद दुल्हन के करीबी अजीज़ जो थे उन्होंने हाथ बढ़ाकर दूल्हे की विग को उतारने की कोशिश की। तो फिर मालूम हो गया कि दूल्हे साहब जो हैं वो गंजे हैं, उनके सर पर बाल नहीं हैं। जिसके बाद जो लड़की के घर वाले थे उनको अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा, तो उन्होंने इस दूल्हे से काफ़ी बार उसने दुल्हन ने माफ़ी मांगने की भी कोशिश की, लेकिन उसको मौका नहीं मिला और उसकी एक नहीं सुनी दुल्हन के घर वालों ने। तो मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया है कि दूल्हा पहले से शादीशुदा था और काफ़ी इनकी वहाँ पर दुर्गत बनी है। इस तरह से बॉलीवुड में पहले भी एक फ़िल्म बन चुकी है और ये जो वाक़या है ये बिल्कुल बाला नाम की जो फिल्म है तो उससे बिल्कुल मिलता जुलता वाक़या है। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, इस पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। इस दूल्हे को ये भी कहा जा रहा है कि धोखा देकर इसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। खैर नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और तकरीबन आज से 16-17 साल पहले लाहौर में ट्रैफिक पुलिस को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया था। सफ़ेद शर्ट की जगह ग्रे पैंट शर्ट वाले नौजवान ट्रैफिक वार्डर्स ने ट्रैफिक का कंट्रोल संभाला। तो उस दौर में भी मास्टर्स और ग्रेजुएशन की डिग्रियों के हामिल जो नौजवान थे उन्होंने इस नई फोर्स में भर्ती हुए और इन नौजवानों में पढ़ाई का रुझान भी गालिब रहा। अभी हाल ही में लाहौर ट्रैफिक पुलिस के वार्डन आबिद नज़ीर ने IR में PhD मुकम्मल की। तो एक हमारे लिए भी बड़ी खुशगवार हैरत है, जहां पर आबिद नज़ीर से IG पंजाब ने मुलाकात की और उनकी शर्ट पर डॉक्टर आबिद नज़ीर की पट्टी लगाई और उनकी हौसला अफजाई भी की है। हमने डॉक्टर आबिद नज़ीर को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है और उनसे आज उनके इस सफ़र के बारे में पूछना मुश्किल है सफ़र था। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, क्योंकि मुलाजमत के दौरान इतनी आला तालीम हासिल करना ये एक बहुत मुश्किल का काम है। तो अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर आबिद नज़ीर साहब हैं, अब वो हमें चालान काटते ही दिखाई दे रहे हैं या फिर अब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी दिखाई देंगे? अभी सर जो ना अभी रिसेंटली मेरी PhD कंप्लीट हुई है और जो ट्रैफिक पुलिस वार्डन सब इंस्पेक्टर से नई जॉब में जाना, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास अवेलेबल होगी उसको डेफिनेटली मैं, क्योंकि तरक्की करना हर एक बंदे का हक है जी, तो कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं इसको ज़रूर इंशाल्लाह कंसिडर करूँगा। ठीक है। तो जिस तरह दौरान मुलाजमत आप मुसलसल पढ़ते रहे हैं, आला तालीम हासिल करते रहे हैं, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ड्यूटी भी बड़ी टफ होती है वार्डन्स की। जी सर, जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं ना तो उसके लिए आपके जो रास्ते हैं ना वो आसान होना शुरू हो जाते हैं। मेरा टारगेट था कि मैं PhD करूँगा इंटरनेशनल रिलेशन में। स्टार्टिंग से मेरा एक माइंड था, जब से मैंने शौर किया है, तो वालिदैन की भी ख्वाहिश थी। तो उसके लिए सर मैंने हर लम्हा जो है ना वो उसके लिए मेहनत की है। आज इस लेवल तक पहुंचने के लिए, डॉक्टर आबिद बनने के लिए मैंने एक लम्हा बा लम्हा मैंने मेहनत की है। ग्रेजुएशन के बाद डेफिनेटली मैंने ट्रैफिक वार्डन सिस्टम 2006 में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद स्टडी का जो है ना वो उसमें कंपटीशन के एग्ज़ाम मैंने जो है ना उसको अटैम्प्ट किया। अनफॉर्चुनेटली मैं कामयाब तो ना हो सका। उसके बाद सर मैंने MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडी की पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर मैंने LLB का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद फिर मेरा एमफिल पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में NDU इस्लामाबाद में मेरा एडमिशन हुआ, जिसको भी मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मेरे PhD इंटरनेशनल रिलेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई है। इस तरह सर मुश्किलात में सबसे बड़ी जो ये है कि मैंने छुट्टी सर नहीं ली। इस तमाम टन्योर के दौरान 2006 से लेकर 2023 तक किसी किस्म की मैंने छुट्टी नहीं ली। अपनी ड्यूटी को मैंने मैनेज किया और रोड पे रहते मैंने फील्ड ड्यूटी की। स्पेशल कोई पोस्टिंग नहीं मैंने ली, जस्ट लाइक मतलब ऑफिस वगैरह में कहीं नहीं किया।
तो ड्यूटी को मैनेज करते हुए मैंने ये तमाम रेगुलर स्टडी की है। और डेफिनेटली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि इस्लामाबाद, लाहौर और रहायश उकाड़ा में, तो सर उसके लिए ये था कि हमारे यहाँ शिफ्ट सिस्टम है। तो मैंने स्पेशल परमिशन ली CTO साहब से और उस वक्त के CCP साहब से, कैप्टन अमीन अवैन साहब से। तो मुझे उन्होंने परमिशन दी कि मैं एक दिन में 2 ड्यूटियाँ कर सकता हूँ। इसी तरह सर मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे में 2 ड्यूटियाँ करता था। इस्लामाबाद को मैंने 4 डे इन अ वीक इस्लामाबाद, और 3 दिन में लाहौर में ड्यूटी 16 घंटे। और इसी तरह ये जो मेरा सफ़र जारी रहा। इस दौरान मुझे PhD के लिए भी अगर मेरा टाइम नहीं हुआ तो मैंने डिपार्टमेंट के जो ड्यूटी आवर्स है उनको पूरा किया मैंने, क्योंकि मेरी वो अर्निंग थी। तो मैंने डेफिनेटली मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकता था। जितनी अचीवमेंट्स आप बता रहे हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, मतलब ये एक 17 साल का तवील सफ़र है जो आप बता रहे हैं। तो फिर अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? सर देखें, हर बंदे का हक है कि तरक्की करना, और मैं 2006 में भी ट्रैफिक वार्डन था, अभी तक स्टिल ट्रैफिक वार्डन हूँ। तो अगर मैं उसमें मज़ीद जो है ना अपना एक प्रोफेशन आपको शिफ्ट करना ना, और स्पेशली 17, 18 साल, 20 साल बाद आपको शिफ्ट करना, वो आसान काम नहीं है। लेकिन चूँकि मेरा स्टडी से जो रिलेटेड है अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ थ्रू प्रॉपर चैनल, जो हमारा सिस्टम है एक डिपार्टमेंट का, उसको फॉलो करते हुए अगर पुलिस में कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आई साहब ने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वो इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली पुलिस को भी मैं सर्व करूँगा। अदरवाइज जो मेरे पास जो दुनिया है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। I would like to request Rector to please present souvenir to the Honorable Chief Guest. I would like to request Honorable Prime Minister to please address the audience. Sir, please. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेशनल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं, और उन्होंने इस संग बुनियाद रख दिया है। सर्टिफिकेट भी उनकी तरफ से तकसीम किए गए हैं नौजवानों में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी डॉक्टर साहिबा से जो कि कचरे से आर्ट बनाने का काम कर रही हैं, यकीनी तौर पर जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। फ़न इंसान की तख्लीकी सलाहियतों की नुमाइंदगी करता है। आर्टिस्ट आम तौर पर उन चीज़ों को अपने फ़न के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए बेकार होती हैं या फजूल होती हैं। तो वो कचरा जो कि आप गलियों पर फेंकते हैं, जो शहर को बदसूरत बनाता है, और अगर कोई इस कचरे को इस्तेमाल करके खूबसूरत शक्ल दे तो ये किस कदर अच्छा काम है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कि कचरे से फ़न पारे तख्लीक कर रही हैं, और पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर हैं, और ख़ुद भी वही बताती हैं कि लोग उन्हें कचरा चुनने वाली डॉक्टर कहते हैं। स्क्रैप आर्टिस्ट हमारे साथ डॉक्टर सादिया फजल इन कॉन्वर्सेशन होंगी। साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप बड़ा माहौल दोस्त काम कर रही हैं, ये आसान काम नहीं है कचरा चुनना, फिर उससे इस तरह के आर्ट के फ़न पारे तख्लीक देना। तो किस तरह से ये आइडिया आया? अस्सलाम वालेकुम अनवार, थैंक यू सो मच। अच्छा ऐसा है, सबसे पहले तो सारे यही पूछते हैं कि डॉक्टर होके आप आर्ट करती हैं, तो वो थोड़ा सा सबको ज़रा लगता है शॉकिंग। और उसके बाद अब जब मैंने ये वाला काम अपना शुरू किया कि स्क्रैप आर्ट पे थोड़ा फोकस करना शुरू किया, तो वाकई ये सवाल है, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि मेरा जो फील्ड ऑफ प्रैक्टिस है वो लाइफस्टाइल मेडिसिन है, और इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी या साइंस ऑफ हैप्पीनेस जो है वो इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कह लें या उसका एक पिलर कह लें। तो मैंने 2-2.5 साल पहले यहाँ पाकिस्तान में खोजना शुरू किया कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस पे क्या काम हो रहा है। UHS पे एक डिग्री भी आई जो है साइंस ऑफ हैप्पीनेस में, मैंने उसमें बड़ा इंटरेस्ट शो किया, लेकिन वो कॉन्क्रीट कोई हुआ नहीं, उसका अपना काम उस पर हुआ नहीं। तो साइंस ऑफ हैप्पीनेस एक बाकायदा एक साइंस है जो कि पूरी दुनिया में राइज है, और बड़ी इसकी जो है ना इफ़ेक्टिवनेस हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से। मुझे ये लगा कि इस हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इस पर इतना काम नहीं हो रहा।
लाइफस्टाइल मेडिसिन में भी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में शुरू हुई है। इसके अलावा जो है मैंने फिर इसलिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने हार्वर्ड से ऑनलाइन पब्लिकेशन से कुछ पॉजिटिव साइकोलॉजी और इसके कोर्सेज़ किए, और उसमें ही एक ये साइंस ऑफ हैप्पीनेस का पर्मा मॉडल है जिसके बेस पे मैंने ये अपना जो स्क्रैप आर्ट है वो शुरू किया और अपने पेशेंट्स पे इसलिए अप्लाई करना शुरू किया कि मैंने अपनी साइंस और आर्ट को जोड़ा। और पर्मा मॉडल की मैं जो 5 कोर एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि इसी की बेस पे ये स्क्रैप आर्ट थेरेपी बड़ी सक्सेसफुल जा रही है। उसमें P फॉर पॉजिटिव इमोशंस हैं, E फॉर इंगेजमेंट है, R फॉर रिलेशनशिप्स, M फॉर मीनिंग एंड A फॉर अकम्पलिशमेंट। तो ये इस तरीके से मैंने जो है इनिशियली शुरू किया। पर्पस मेरा यही था कि एक तो माहौल दोस्त प्रोग्राम होगा, और इसको अब मैं 3 डिफरेंट एवेन्यूज़ में ले गई हुई हूँ। एक अपने पेशेंट्स के लिए, एक कुछ बच्चों के लिए भी, ताकि उनको भी अपने इसका चीज़ का एहसास हो कि माहौल दोस्त चीज़ें कौन कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए या उस पे काम करना चाहिए। और डॉक्टर साहब कितना वक्त दरकार होता है एक फन पारा बनाने के लिए, और किस तरह से उसको फिर आप जो आइडिया आता है किस तरह से चीज़ों को इकट्ठा करती हैं? अच्छा, अब इस तरह हो गया हुआ है क्योंकि अब मैंने इसको 3 डिफरेंट एवेन्यूज़ में कर दिया हुआ है। एक मैंने आपको बताया जैसे 2 अपने यही के पेशेंट और बच्चों के लिए, बल्कि रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने जो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान हैं और ख़ुद वो लोग बाहर सेटल हैं, उन लोगों ने भी अप्रोच किया कि ये थेरेपी हमारे पेरेंट्स को भी दें। इसी तरीके से जब मैं सिखाने का आपको बताऊँ कि अब मैं फ़िलहाल सिर्फ सिखाती हूँ फ़ी सबीलिल्लाह जिन लोगों को, क्योंकि ये भी मुझे लोगों ने अप्रोच किया कि क्योंकि स्क्रैप एक ऐसा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो अब मैं जब है तो एक वर्कशॉप जो हार्डली एक दिन की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो मैं इस तरह का कोई कहे क्योंकि मुझे सीखना है, क्योंकि लोग इसको कमर्शियली भी करना चाहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है लेट्स ग्रो टुगेदर, उनके साथ मैं काम करती हूँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और हैंडमेड पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं करती हूँ। तो फिर एक ही दिन में मैं उसको कर लेती हूँ प्रोसेस। इसके अलावा जो एक्टिविटीज होती है बच्चों से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे मजीद भी आलूदगी ना फैले, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? अच्छा, ये इस तरह से है कि एक तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा मैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस पे काम कर रही हूँ, और मैंने आपने जिस तरह पहले मुझे कहा कि मुझे लोग ये कहते हैं मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि लोग अब मुझे कहें कि हंसी बांटने वाली या खुशी की डॉक्टर। तो वो इस तरह से जैसे आपने ये सवाल किया, तो वो इसी तरह से है कि जो काम मेरा चल रहा है वो डिफरेंट उसमें एवेन्यूज़ में चला गया हुआ है, और डिफरेंट तरीके से जो है वो लोगों को फ़ायदा दे रहा है। अच्छा, माहौल दोस्त इस तरह से कि आगे किस तरह नहीं होगा। एक तो मैं अपने कलर्स जो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ, अवॉइड किया बिल्कुल ही, किस तरह ऑयल पेंट्स या रेजन्स या इस तरह की जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल ना करूँ। उसमें जो सबसे कम जिसमें आप कह लें कि जो माहौल दोस्त कह सकते हैं वो एक्रेलिक पेंट्स हैं। इसी तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर कैनवसेस यूज़ जो होते हैं वो तो चलें इस तरह से हैं। बाकी ये जो आपके गत्ते, जो आपकी पैकिंग्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं उसको आप बहुत इजीली जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम से कम अपना जो खुद का स्क्रैप है उसको डिस्पोज ऑफ करने में और उसको एक अच्छे जिसे कहते हैं प्रैक्टिकली एक अच्छी चीज़ बनाने में आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप खुद भी आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, तो आप क्या समझती हैं ये आर्ट किस तरह से हेल्प कर रहा है आपके पेशेंट्स को भी? अच्छा, मेरा फील्ड है लाइफस्टाइल मेडिसिन, जिसमें मैंने आपको बताया पॉजिटिव साइकोलॉजी। साइकेट्रिस्ट होने का मतलब है कि जब कोई इलनेस आ जाती है साइकेट्रिक, तो आप उसका इलाज करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी हम जो आम इंसान जो नॉर्मल पीपल हैं उनके अंदर उस पर ज़्यादा काम करती है, और डे टू डे लाइफ, क्योंकि अब स्ट्रेस तो हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बनता जा रहा है, और कुछ हद तक स्ट्रेस ज़रूरी भी होता है जब तक आपने कोई टास्क करना हो या इस तरह करके। लेकिन जो पॉजिटिव साइकोलॉजी या साइंस ऑफ हैप्पीनेस जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो इस तरीके से काम कर रही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पर्मा मॉडल के ऊपर, तो अब जब मैं थेरेपीज देती हूँ तो मेरे पेशेंट, जैसा मैं एक बड़ा कोट करती हूँ अपने एक वाकया ज़रूर, कि मेरी पेशेंट आई तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे नॉर्मली जैसे पूछते हैं कि हाउ यू फीलिंग टुडे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई एम फीलिंग लाइक अ ट्रैश। तो
तो जब उन्होंने ये कहा तो एक तो मुझे चैलेंज एक चीज़ लगी कि वाकई एक बहुत ही फालतू चीज़ जिसे हम समझते हैं उससे कुछ किया जाए। और बाय द वे चैलेंज लेना मुझे बहुत पसंद है। मैं इस तरह की चैलेंजिंग लाइफ काफ़ी अरसे से गुजार भी रही हूँ। जिस तरह 18 साल बाद मैंने अपनी हाउस जॉब की, MBBS के बाद और भी बहुत से। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो फिर मेरा बहुत इस चीज़ को मैंने एक एज अ चैलेंज लिया कि एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फालतू है उससे आप किस तरह एक बहुत आर्ट पीस तख्लीक करते हैं और उसके बाद जो है आपको जो अकम्पलिशमेंट फील होती है। जैसे मैंने परमा मॉडल का जिक्र किया, उसमें उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पॉजिटिव इमोशंस उसके अंदर आते हैं जिसमें आपकी इंटरेस्ट होता है, जॉय होती है, और ई फॉर एंगेजमेंट, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें फिर आपकी इंगेजमेंट होती है। रिलेशनशिप्स आर से बनता है। रिलेशनशिप्स में ये होता है कि आप बहुत से लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप काफ़ी सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं फैमिलीज़ को बहुत इनकरेज करती हूँ, या जिस तरह फैमिलीज़ हो गई, ग्रुप ऑफ क्लास हो गई, ये यंगस्टर्स जो हैं जो हमारे आजकल बहुत ज़्यादा जिसे कह लें कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कुछ इस तरह का हो गया है, मायूसी का आलम या इस तरह का वो। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खुशी हासिल करने के सस्ते आसान। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी ये काविश है। हम अपनी स्क्रीन पर कुछ फनपारे भी आपके देख रहे हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के फनपारे हैं, और जिस तरह से क्रिएटिविटी है यूं ही आप अच्छा काम करती रहें और जो आपके पेशेंट्स हैं उनकी भी इस तरह से हेल्प होती रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया फजल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।